तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जो वीडियो था उसमें मैंने दो इक्वेशन बताई थी। एक तो क्या बताई थी, डेल स्क्वायर वेक्टर ई वेक्टर माइनस 1/c² डेल स्क्वायर ई वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर 0। और एक इक्वेशन जो बताई थी वो क्या थी, डेल स्क्वायर ऑफ बी वेक्टर माइनस 1/c² डेल स्क्वायर बी वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर 0। ये दो इक्वेशन जो है, इन दोनों इक्वेशन को क्या कहा जाता है, इन दोनों इक्वेशन को विद्युत चुंबकीय तरंग की समीकरण कहते हैं, जिसके अंदर किस किस के रूप में, एक तो ये समीकरण किसके रूप में, विद्युत क्षेत्र सदिश के रूप में है, विद्युत क्षेत्र सदिश के रूप में, और ये इक्वेशन जो है वो किसके रूप में है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश के रूप में। इन दो इक्वेशन, ये जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश के रूप में जो ये दो इक्वेशन है निकलती है, उन्हीं दो इक्वेशन को क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग की समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को मालूम है, जो v या वेलोसिटी जो होती है वो हमने निकाली थी। उस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1/√μ0ε0, जो कि किसके बराबर आया था, c के बराबर आया था। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम कैसे मुक्त आकाश के अंदर क्या कर रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण करा रहे हैं, तो मुक्त आकाश में संचरण करती हुई विद्युत चुंबकीय तरंग की जो वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, प्रकाश के वेग के बराबर होती है। और अगर यहीं पे मान लो कि हम किसी अन्य माध्यम के अंदर उपस्थित हो, जैसे कि विद्युत चुंबकीय या मुक्त आकाश में होके चुंबकीय चालक माध्यम हो जाए, अचालक माध्यम हो जाए, प्लाज्मा मीडियम हो जाए, और भी एक आधा मीडियम है, हम इससे भी, इसके अलावा भी कोई अगर और मीडियम के अंदर हम चले जाए, तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्योंकि जो माध्यम, किसी अन्य माध्यम की जो विद्युतशीलता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, किसी अन्य माध्यम में विद्युतशीलता जो है उसका मान होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तथा उसी प्रकार से जो चुंबकीयशीलता है, चुंबक की यह पारगम्यता, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, म्यू बराबर μ0μr। और ये निर्वात के लिए या फिर मुक्त आकाश के लिए इन दोनों का मान जो होता है वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इस वजह से आप देखोगे जो एप्सिलॉन बराबर हमने क्या लिया था, एप्सिलॉन नॉट लिया था, और म्यू बराबर क्या लिया था, μ0 लिया था। मुक्त आकाश के अंदर जो ये आर है, इसका मान μr तथा एप्सिलॉन आर, इन दोनों का मान 1 के बराबर होता है। इस वजह से यहाँ पे क्या लिया गया था, वेलोसिटी के अंदर μ0 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, जब हमें माध्यम की विद्युतशीलता और चुंबकीय पारगम्यता है, उसका फॉर्मूला हमें यहाँ से पता चल रहा है, तो इस कंडीशन में जो ये वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, किसी भी माध्यम के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंग की वेलोसिटी जो होती है, जैसे कि जरूरी नहीं है कि मुक्त आकाश वाला ही माध्यम हो, अन्य माध्यम भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में जो ये वेलोसिटी है वो कैसे चेंज हो जाती है, 1/√μ0μr एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट √μr एप्सिलॉन आर के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ से जो ये इक्वेशन है ये और किस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी, ये इस फॉर्मेट में आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो v बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट है वो किसके बराबर है, c के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर c/√μr एप्सिलॉन आर। अगर हमें किसी भी माध्यम की, किसी अन्य माध्यम में हम उपस्थित है और उस अन्य माध्यम के अंदर, जैसे कि मान लो कि कैसा माध्यम हो जाए, प्लाज्मा माध्यम, प्लाज्मा मीडियम हो जाए, या कंडक्टिंग मीडियम हो जाए, नॉन कंडक्टिंग मीडियम हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर उन माध्यमों के लिए यहाँ पे ये जो चुंबकीय पारगम्यता तथा विद्युतशीलता है उनका मान क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और उस कंडीशन में उस विद्युत चुंबकीय तरंग का जो मान है, उस विद्युत चुंबकीय तरंग की जो वेलोसिटी है वो किस फॉर्मूले से निकाली जाएगी, इस फॉर्मूले से, जहाँ पे v बराबर क्या होता है, c/√μr एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। ये हम लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, इस फॉर्मूले के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कल्याण बाग सिंह, इस फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम, कोई नहीं, आगे चले बोले।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो दो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, मुक्त आकाश के अंदर जो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती है उनका सॉल्यूशन हमें निकालना होगा। जो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती है उनका मुक्त आकाश में जो हल होता है, इनका हल जो होता है वो किस रूप में लिखा जाता है या किस रूप में दिया जाता है, वो इस प्रकार से ई वेक्टर डॉट आर टी बराबर किसके हो जाता है, ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल कोष्टक में क्या आ जाएगा, आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी, तथा बी वेक्टर कोष्टक में आर टी बराबर बी नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा कोष्टक में के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी, या फिर इसी बी वेक्टर अगर हम एच वेक्टर के रूप में लिखें तो वो क्या हो जाएगा, एच वेक्टर कोष्टक में आर टी बराबर क्या हो जाएगा, एच नॉट वेक्टर कोष्टक में एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी। ये जो होता है ये तीनों जो ये जहाँ पे आप देख रहे हो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जो ये सॉल्यूशन लिखे हुए, ये किसके, मुक्त आकाश के अंदर जो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के समीकरण हम निकालते हैं उनके सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। और ये जो सॉल्यूशन है वो किस तरंग के किसके समान होते हैं, एक समतल तरंग, एक समतल तरंग या फिर एक इंग्लिश में जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लान वेव, प्लान वेव की तरह होते हैं। मतलब जो ये सॉल्यूशन है ये किसके समान है, एक प्लेन वेव हो या फिर एक समतल तरंग जो होता है उस समतल तरंग का सॉल्यूशन के समान इस इक्वेशन के सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं। और एक समतल तरंग जो होती है उस समतल तरंग से मतलब ये है कि अगर कोई भी वेव है, अगर कोई भी वेव जिस दिशा में संचरण कर रही है, जैसे कि मान लो कि ये कोई वेव है, ये इस दिशा में ऐसे ऐसे संचरण कर रही है आगे की तरफ, तो संचरण के दौरान समतल वेव एक ऐसी वेव होती है जिसके किसी भी डायरेक्शन में संचरण के दौरान उसका एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड या फिर आप क्या कह सकते हो हिंदी में उसको आयाम, जो ये वैल्यू होती है ना, ये वाली वैल्यू, ये आयाम जो होता है वो प्रत्येक बिंदु पे संचरण करने वाली दिशा में प्रत्येक बिंदु के ऊपर उस वेव का आयाम या उस तरंग का आयाम कभी भी परिवर्तित नहीं हो, तो उस प्रकार की तरंग को कैसी तरंग बोलते हैं, समतल तरंग। आप इस तरीके से देख सकते हो, ये किस तरीके से, इस तरीके से गति करेगी। मतलब ये जो तरंगे होंगी या इन तरंगों का सॉल्यूशन जो है समतल तरंग के समान होता है। समतल तरंग से मतलब ये होता है कि इन वेव्स का ये जो तरंगे है ये किस प्रकार से गति करती है या फिर समतल तरंगों की तरह गति करती है। दूसरी चीज ये समतल तरंग से मतलब ये है कि इनका एम्पलीट्यूड जो होता है वो प्रत्येक बिंदु जिस दिशा में ये संचरण कर रही है, जिस दिशा में ये प्रोपेगेट हो रही है, उस दिशा में प्रत्येक बिंदु के ऊपर इनका आयाम जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। तो इस प्रकार की तरंगों को हम कैसी तरंगे बोलते हैं, समतल तरंगे बोलते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो सॉल्यूशन है ये किसके समान है, एक समतल तरंग के समान होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये तो पता चलेगा कि ये तरंगे किसकी तरह, एक समतल तरंग की तरह बिहेव करती है। लेकिन अब इसके अंदर जो ये ई नॉट, बी नॉट तथा ये एच नॉट जो होते हैं, ई नॉट, बी नॉट या एच नॉट जो होते हैं वो इसके क्या होते हैं, सम्मिश्र आयाम, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज जो इसके अंदर है के वेक्टर, जो कि किसको प्रदर्शित करती है, तरंग संचरण की दिशा को। ये वेक्टर है वो किसको प्रदर्शित करेगी, तरंग संचरण की दिशा को। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम किसी भी मीडियम में ले रहे हैं जैसे मुक्त आकाश के अंदर, वो किस दिशा के अंदर आगे की तरफ बढ़ रही है या किस दिशा में संचरित हो रही है, वो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी, वो उसके तरंग संचरण के द्वारा या इस के वेक्टर के द्वारा या प्रोपेगेशन डायरेक्शन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। दूसरी चीज इसके अंदर एक है ये ओमेगा, ओमेगा जो है वो इसकी क्या कहलाती है, कोणीय आवर्ती, जिसे हम किसके अंदर
रेडियन पर सेकेंड के रूप में प्रदर्शित करते हैं। के वेक्टर जो होता है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, 2 पाई अपॉन लैम्बडा एन कैप, और लैम्बडा जो होता है वो क्या होता है, सी अपॉन म्यू, ये होता है लैम्बडा। यहां से ये मान इसके अंदर रखेंगे तो के वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई म्यू अपॉन सी एन कैप, और ओमेगा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई म्यू के बराबर होता है। यहां से जो ये तरंग संचरण है या तरंग संचरण नियतांक है उसका मान जो है किसके बराबर आ जाता है, ओमेगा अपॉन सी एन कैप के बराबर आता है। और ये एन कैप जो है ये क्या है, एकांक सदिश है जिसकी दिशा किसकी तरफ होती है, इसकी दिशा तरंग संचरण की दिशा में होती है, ठीक है ना। तो एक तो इस इक्वेशन, ये जो आपने अभी जो मैंने दो आपको इक्वेशन बताई थी, एक तो डेल स्क्वायर ई और एक डेल स्क्वायर बी के रूप में, एक वो दो इक्वेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए। दूसरी ये जो तीन फॉर्मेट है, जो ये तीन सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, जो हमने मुक्त आकाश के अंदर विद्युत चुम्बकीय तरंगें लिखी थी, उन तीनों के ये सॉल्यूशन एक हमको याद होना चाहिए। और साथ में जो ये के का रिलेशन है किसके साथ में, कोणीय आवर्ती तथा इस तरंग की वेलोसिटी के साथ में, ये तीन चीजें इस समीकरण के अंदर याद रहनी चाहिए। बाकी तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो मैंने कल की क्लास स्टार्ट की थी उसमें मैंने बताया था कि मुक्त आकाश जो होता है उसमें फ्री कंडीशन में आवेश न होने के कारण आवेश घनत्व का मान शून्य हो जाता है। आवेश घनत्व का मान शून्य होने के कारण उसमें क्या हो जाएगा, धारा घनत्व का मान या चालन धारा घनत्व का मान भी शून्य हो जाता है। तो उस आधार के ऊपर आपको मैक्सवेल की समीकरण में क्या होनी चाहिए, मुक्त आकाश के अंदर याद होनी चाहिए। अगर मैक्सवेल की समीकरण आपको मुक्त आकाश के अंदर याद हो जाएगी तो उस आधार के ऊपर आप क्या निकाल सकते हो, जो इसके अंदर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की समीकरण है उसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक तो मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, एक तो ये वाला जो इसका सॉल्यूशन है वो, और जो दो इक्वेशन इससे पहले लिखी हुई थी वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, और एक इसकी वेलोसिटी, इतनी आप लोगों को इसके अंदर याद रहनी चाहिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, भाग सिंह स्टार्ट करें आगे की तरफ बोले, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये किसके समान है, ये समतल तरंग के समान होती है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। मुक्त आकाश में जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती है वो किसके समान होती है, उनका सॉल्यूशन समतल तरंग के समान होता है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है इसके अंदर। अब प्लेन वेव की डेफिनेशन मैंने बता दी। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा टॉपिक है, वो है विद्युत चुंबकीय मुक्त आकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति। मुक्त आकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति। ठीक है, तो यहाँ पे अनुप्रस्थ प्रकृति से क्या मतलब है, मैंने आपको जब स्टार्ट में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंट्रोडक्शन पढ़ा था उस क्लास में मैंने क्या बताया था कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती है वो किस प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति या ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ट्रांसवर्स नेचर से मतलब क्या है कि ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है उनका किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, संचरण होता है। मतलब अगर कोई भी तरंग एक किसी पर्टिकुलर अक्ष या एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष क्या करती है, गति करती हुई या वेलोसिटी के किसी वेलोसिटी के साथ में आगे की तरफ बढ़ती है किसी अक्ष के अनुदिश, तो उस कंडीशन में ऐसी तरंगों को कैसी तरंगें बोलते हैं,
अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंगे बोलते हैं। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही है, संचरण करती हो। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर जो हमने पढ़ा था, तो इसके अंदर आप देखोगे तो एक डायरेक्शन जो थी, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई तथा ये जेड, इस तरीके से मैंने बताई थी तरंगों को, जिसमें ये डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये बी मैग्नेटिक फील्ड की, और ये के किसकी थी, तरंग संचरण की दिशा थी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दिशा थी। तो आप लोगों को जो ये अनुप्रस्थ प्रकृति है उसके अंदर क्या सिद्ध करना है, उसके अंदर ये प्रूव करना है कि जो ये ई वेक्टर, बी वेक्टर तथा तीसरा कौन सा, के वेक्टर, ये तीनों क्या है, ये तीनों परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं, दूसरे के लंबवत होते हैं। अनुप्रस्थ प्रकृति होगी तभी इसके अंदर ये क्या होगा, एक दूसरे के, तीनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के परस्पर लंबवत होंगे। कैसे, आप देखिए कि यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो एक दूसरे के परस्पर एक दूसरे के लंबवत है ही, लेकिन उसके बाद में आप देखोगे जो ये के वेक्टर भी है वो क्या है, इस ई वेक्टर के भी लंबवत है, लंबवत दिशा में संचरण कर रहा है ई वेक्टर के, और दूसरा ये बी वेक्टर के भी क्या है, लंबवत दिशा में ही संचरण करे। मतलब इतना आपको इस अनुप्रस्थ प्रकृति के अंदर प्रूव करना है कि तरंग संचरण या और विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र तीनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। किस फॉर्मेट आप देखिए इस तरीके से, एक तो क्या इक्वेशन निकलेगी, के वेक्टर डॉट ई वेक्टर बराबर 0, एक निकलेगी के वेक्टर डॉट एच वेक्टर बराबर 0, और तीसरी जो इक्वेशन निकलेगी वो क्या होगी, के वेक्टर डॉट ई वेक्टर बराबर एच वेक्टर, या फिर के वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ई वेक्टर। इस फॉर्मेट में ये चारों इक्वेशन निकलेगी। अब यहाँ पे देखिए ये डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 के बराबर है, और किसी भी सदिश का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब वहां पे इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, कॉस 90 का मान 0 है, और डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमेशा किसका आता है, कॉस थीटा का, कॉस थीटा की टर्म आती है, तो उस वजह से यहाँ पे कॉस थीटा की टर्म आएगी तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चल जाएगा, के वेक्टर प्रोपोर्शनल लंबवत है किसके, ई के, यहाँ से क्या निकल जाएगा, के वेक्टर प्रोपोर्शनल है एच वेक्टर के, और इसी प्रकार से यहाँ से इन दोनों के लंबवत क्या है। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया आपने, किसका, इसका और इसका, तो इन दोनों के लंबवत देख लो कौन सी है, ई वेक्टर है। और उसके बाद में अगर उल्टा इधर देखो के और इसके लिए, तो ये के और इसके लिए लंबवत कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, के और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लंबवत कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ से जो ये अनुप्रस्थ प्रकृति है उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि जो यहाँ पे जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसके अंदर कौन सा विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा तीनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। ये हमको सिद्ध करना है। और ये क्वेश्चन जो है 3.5 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आप लोगों के एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। या तो वो पूछ लेता है किसके रूप में, मुक्त आकाश के लिए पूछ लेता है, या फिर चालक माध्यम के लिए, अचालक माध्यम के लिए, या आयनिक माध्यम में, किसी भी एक मीडियम में वो पूछ लेता है कि आप क्या निकालिए, विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण या विद्युत चुंबकीय तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति को सिद्ध कीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो किस प्रकृति की होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ये आप लोगों को इसके अंदर प्रूव करना होता है, ठीक है ना। तो अब इसका प्रूफ क्या है, उसके अंदर पहले 2 पॉइंट तो आज निकाल देंगे अपन, ठीक है, क्योंकि इतना ही टाइम है अपने पास में। पहले 2 पॉइंट आज निकाल देंगे और अगले 2 पॉइंट है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में निकाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है इनकी अनुप्रस्थ प्रकृति को किसकी सहायता से निकाला जाता है, मैक्सवेल समीकरण की सहायता से। किसकी सहायता से, मैक्सवेल समीकरण की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग की जो है वो किस प्रकृति को, अनुप्रस्थ प्रकृति को निकाल सकते हैं। तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या होती है, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या है, डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर बराबर 0, किस माध्यम में, मुक्त आकाश के लिए। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कौन से आकाश में, मुक्त आकाश में, क्योंकि आप पढ़ किसके अंदर रहे हो, विद्युत चुंबकीय तरंग को मुक्त आकाश में पढ़ रहे हो, तो आपको मैक्सवेल की समीकरण भी किसके लिए, किस आकाश में लेनी पड़ेगी, मुक्त आकाश में या फ्री मीडियम के अंदर मैक्सवेल की समीकरण लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और आपने जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उनका सॉल्यूशन निकाला था, और विद्युत चुंबकीय तरंग के हल से
सदिश विद्युत क्षेत्र का मान क्या है? सदिश ई वेक्टर का मान किसके बराबर है? ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आई कोष्ठक में के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी के बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस मान को कहाँ पे रखना है? यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा? डेल वेक्टर डॉट कोष्ठक में क्या आ जाएगा? ई नॉट वेक्टर कोष्ठक में एक्सपोनेंशियल आई वेक्टर कोष्ठक में के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो ये के वेक्टर डॉट आर वेक्टर है इसको किस फॉर्मूले में लिख सकते हैं? के एक्स आई कैप के वाई जे कैप के जेड के कैप इंटू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो उस कंडीशन के अंदर ये किस रूप में आ जाएगा? के वेक्टर डॉट आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? के एक्स इंटू एक्स प्लस के वाई इंटू वाई प्लस के जेड इंटू जेड, ये बन जाएगा। अब इस मान को क्या करना? इस इक्वेशन में रखेंगे। और दूसरी चीज ये कि जो ये डेल्टा वेक्टर है उसको किस, ये जो डेल्टा उसको किस रूप में लिख सकते हैं? डेल ऑफ डेल एक्स आई कैप डेल ऑफ डेल वाई जे कैप डेल ऑफ डेल जेड के कैप। तीनों डायरेक्शन के अंदर जो है उसके इसको जो जब हम खोलते हैं या फिर ये डाइवर्जेंस वाला साइन है इसको खोलते हैं तो इस रूप में आ जाता है वो। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी क्या होगा? तीनों डायरेक्शन में इसके घटक होंगे, तो उन तीनों डायरेक्शन में जब हम इसके घटक को लिखेंगे तो किस रूप में आ जाएगा? ई नॉट ऑफ एक्स आई कैप प्लस ई नॉट ऑफ वाई जे कैप प्लस ई नॉट ऑफ जेड के कैप हो जाएगा। यहाँ से जब हम आगे इसको भी लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को, तो वो क्या आ जाएगी? एक्सपोनेंशियल कोष्ठक में आई कैप सॉरी आई आयोटा के वेक्टर या के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस के ओमेगा टी बराबर 0। अब क्या है? अब इधर देखिए कि ये तीनों टर्म्स ई नॉट एक्स आई कैप ई नॉट वाई जे कैप तथा ई नॉट जेड के कैप, ये तीनों तो क्या कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो बदलेगी नहीं। तो उस कंडीशन में जो ये एक्स वाई तथा जेड के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन है वो ओनली फॉर कौन सी टर्म्स का होगा? एक्सपोनेंशियल टर्म्स का होगा। जब एक्सपोनेंशियल टर्म्स का क्या हो जाएगा? अवकलन होगा, तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन है वो किस फॉर्मेट में आ जाएगी? डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर, यहां से सभी का आयोटा बाहर आ जाएगा। तो जब इंटीग्रल अवकलन करोगे तो अवकलन एक बार x के सापेक्ष होगा तब भी आयोटा बाहर आएगा, एक बार y के सापेक्ष होगा तब भी आयोटा बाहर आएगा, और एक बार z के सापेक्ष होगा तब भी आयोटा क्या आएगा? बाहर आएगा, तीनों के साथ में। तो उस कंडीशन में आयोटा को पहले से ही कॉमन ले लेते हैं, तो उसके बाद में जो इक्वेशन उसको किस रूप में लिख सकते हैं? के एक्स इंटू ई नॉट ऑफ एक्स प्लस के वाई ई नॉट ऑफ वाई प्लस के जेड ई नॉट ऑफ जेड। ठीक है, डॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी बराबर 0, ये आ गया। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का तो आप मालूम है एक बार अवकलन होने के बाद में भी एक्सपोनेंशियल की टर्म तो वैसी की वैसी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये टर्म तो वैसे की वैसी रह गई। और इसको हम किस फॉर्मेट में? के वेक्टर डॉट आर वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको मैंने वापिस किस वाले फॉर्मेट में? इसी पहले वाले रूप के अंदर लिख दिया। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे ई नॉट एक्स किसके साथ में आएगा? एक्स वाली टर्म के साथ में आएगा। ई नॉट वाई जो है वो किसके साथ में आएगा? वाई वाली टर्म्स के साथ में आएगा। और ई नॉट जेड किसके साथ में? जेड वाली टर्म के साथ में आता है। इस वजह से जब हम अलग अलग अवकलन करेंगे एक्स और वाई जेड के सापेक्ष, तो उस कंडीशन में यहाँ पे इस फॉर्मेट में इक्वेशन लिखी है। ठीक है ना? तो अब देखिए इसके अंदर डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर, अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? आयोटा के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप डॉट ई ऑफ एक्स आई कैप प्लस ई ऑफ वाई जे कैप प्लस ई ऑफ जेड के कैप, ये लिख सकते हैं।
साथ में ये और क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल कोष्टक में आई के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा 0 के। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, इसको पूरा क्या लिख देंगे, के लिख देंगे यहां से ये वाला, और ये किसके बराबर आ जाएगा, पूरा पूरा एक एम्पलीट्यूड ई नॉट के बराबर आ जाएगा। तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, आयोटा कोष्टक में के वेक्टर डॉट ई नॉट वेक्टर इंटू एक्सपोनेंशियल कोष्टक में आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी बराबर 0। और ये ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट वेक्टर आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी किसके बराबर है, ई वेक्टर के बराबर है। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन आगे किस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी, ये इस रूप में आ जाएगी, आयोटा कोष्टक में के वेक्टर डॉट ई वेक्टर बराबर 0। ठीक है, जब के वेक्टर डॉट ई वेक्टर बराबर 0 आया तो यहाँ से ये के वेक्टर डॉट ई वेक्टर बराबर 0, इसका मतलब के किसके प्रोपोर्शनल है, ई वेक्टर के लंबवत है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का मान 0 होने का मतलब है दोनों के बीच में एंगल का मान कितना है, 90 डिग्री का है। अगर इसी प्रकार हम क्या करें, मैक्सवेल की कौन सी इक्वेशन ले, सेकंड इक्वेशन, तो उसमें क्या है, डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, इसके अंदर हमें क्या रखना पड़ेगा, बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर आर टी बराबर क्या रखना पड़ेगा, बी नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल कोष्टक में आई के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी। सेम वही का वही मान रखना पड़ेगा इसके अंदर, सेम वही का वही मान रख के जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 की तरह हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, बस हो गया, हल करने पर क्या प्राप्त होगा कि के वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। यहां से क्या पता चल जाएगा, के वेक्टर किसके भी प्रोपोर्शनल है, बी वेक्टर के भी प्रोपोर्शनल है, क्योंकि सेम की सेम है। चेंज क्या होगा, ओनली फॉर ई वेक्टर की जगह पे क्या आ जाएगा, बी वेक्टर आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं। तो यहां से ये जो इक्वेशन नंबर 1 तथा ये 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 तथा इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों से क्या पता चलता है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग वो किस प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। क्योंकि सदिश विद्युत क्षेत्र तथा सदिश चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या है, तरंग संचरण की दिशा के वेक्टर के लंबवत होते हैं। ठीक है, ये यहां से लगभग जो सॉल्यूशन है या जो आप लोगों के किसका ट्रांसवर्स नेचर का वो यहां से पता चल जाता है, परंतु जो आप लोगों के इसी विद्युत चुंबकीय तरंगों के किसके प्रतिबाधा का या इनके जो बीच में जो दोनों कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में एंगल या कला कितने की होती है या फिर आप फेज कितने का होता है वो पता करना होता है। उस वजह से मैक्सवेल की तृतीय समीकरण और चतुर्थ समीकरण से भी हमें कौन सी इक्वेशन प्राप्त करनी पड़ती है, के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर जो है वो किसके, एच वेक्टर के बराबर होता है, के वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या फिर आप ये कह सकते हो एच वेक्टर किसके बराबर होता है, वो ई वेक्टर के बराबर होता है। ये हम कल की क्लास में प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में आप लोगों को इतना तो पता ही चल गया होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड तो और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, किसके तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, जो कि किसको प्रदर्शित करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के अनुप्रस्थ प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, आगे का हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। नीतू आपको कमेंट के अंदर बता दो अगर कोई प्रॉब्लम हो।